हैं पेपर 2 के लिए भी उतना ही इक्वली हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिलेबस आपका सेम ही है, सेम पूल ऑफ क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस जो है डाले जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। तो स्टार्ट करेंगे। एक कुछ क्वेश्चंस इसमें हैं जो जिसमें आप लोग गलतियां करेंगे ही करेंगे, वो कितनी भी बार डिस्कस हो जाए उसमें गलतियां कई बार लोग करते ही करते हैं, तो उन पे आपको विशेष ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पोल भी आपके सामने है, जवाब देते जाएंगे टेस्ट की तरह इसको लेके, और हम साथ साथ समझते भी चलेंगे। वीक में अब कम से कम एक दिन एक ऑफलाइन पेपर करना थोड़ा सा जरूरी हो गया, ताकि आपका जो दिमाग है वो सेट हो जाए कि आपको पता है एक तरफ हिंदी मिलती है ऑफलाइन में, एक तरफ इंग्लिश मिलती है, थोड़ा वो पेपर वाला स्ट्रेस आए पढ़ने का, है ना। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, और आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आ चुका है पूरे ऑप्शंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट या करेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन को चूज करना है। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही क्या है जब हम बात आनुवंशिकता और वातावरण की कर रहे हैं। इसमें 1 2 3 4 देना, पेपर में 1 2 3 4 ही आते हैं, है ना, जब हम नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे होते हैं तब ABCD। तो 82% लोग ए ऑप्शन ही कह रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपने सही जवाब दे दिया, इससे पता लग रहा है कि प्रैक्टिस आपकी चल रही है ना। तो आनुवंशिकता और वातावरण, आनुवंशिकता क्या है, हमारे जीन्स हैं, वातावरण जो भी जीन्स को छोड़ के जो भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ये आपको पता ही है, जिसमें समाज भी आ जाएगा, जिसमें आपका जो पेड़ पौधे हैं वो भी आ जाएंगे, यानी भौतिक और क्या कहेंगे दूसरा आपका भौतिक और सामाजिक कह लीजिए वातावरण, है ना, फिजिकल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट दोनों आ जाएंगे इसमें। तो अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, तो ये कहता है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट, यानी विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी जो डेवलपमेंट है उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे आपकी आंखों का रंग, वो आपकी हेरिडिटी से, आपकी आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभावित है, कोई और दूसरी चीज उसमें पर्यावरण का कोई खास रोल है नहीं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं किस चीज की, दूसरे पॉइंट की, ये पेपर में भी कटा हुआ है ये जो पेज है, बट पेज कट रहा है लेकिन चीजें क्लियर होंगी, है ना, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है वहां पे। तो अगर हम बात करते हैं यहां किस चीज की, कि आपकी आंखों का रंग, आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस का जो लेवल है, IQ जो है बेसिकली, वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है। आपका बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित है। वहीं एनवायरमेंट का रोल रहेगा उसमें। IQ कितना भी अच्छा है, यदि एनवायरमेंट बिल्कुल अच्छा दिया ही नहीं, तो आप एक अच्छे चोर तो बन सकते हैं, लेकिन साइंटिस्ट बनने की संभावना थी वो चली गई, ठीक है जी बात। तो अगर हम बात करते हैं यहां, तो कुछ जो पहलू होते हैं आनुवंशिकता से ज्यादा प्रभावित होते हैं, और कुछ पहलू आपके एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। भाई कोई व्यक्ति होगा कि भाई हाइट मेरी जो है ज्यादा नहीं बढ़ी, उसका रीजन क्या हो सकता है, आपने अच्छा खाया, अच्छा एनवायरमेंट मिला, लेकिन जो जीन्स थे, जो हेरिडिटी से जो पहलू मिला था, वो कम हाइट थी माँ बाप की या वॉटेवर। तो उस केस में क्या हुआ, कुछ एस्पेक्ट हेरिडिटी से, कुछ एस्पेक्ट एनवायरमेंट से ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग करवानी है किसी चीज की, तो अगर एनवायरमेंट ही नहीं मिला तो कहां से साइकिल चलाना सीख लोगे। तो इसमें हेरिडिटी क्या करे, तो दोनों ही पहलुओं में दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ पहलुओं में हेरिडिटी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, कुछ में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, ये कहना एकदम गलत होगा कि सीखने और प्रदर्शन करने की जो क्षमता है बच्चे के जीन्स द्वारा ही निर्धारित होती है। तो आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर के जो सन हैं, उनको इतने टाइम से प्रैक्टिस कराई जा रही है, या वो करते हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी कोई अच्छा प्लेयर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल विराट कोहली, या फिर हम साइना नेहवाल को ले लें, किसी को भी उठा लें, तो वो लोग क्या प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, फिर तो इनको एनवायरमेंट बस जीन्स में ही है सारी क्षमता किसी चीज को सीखने की और परफॉर्म करने की। अगर ये मान लिया जाए तो फिर तो प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है। तो ये बात क्या हो गई, गलत हो गई, ठीक। फिर है सी ऑप्शन, गुड केयर एंड अ न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर अ चाइल्ड इज बोर्न विद, यानी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। हम बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी की, हम बात करते हैं स्टीफन हॉकिंग, एक नाम मुझे याद आ रहा है ना, या फिर हेलन केलर की बायोग्राफी मांगती रहती है निशा, तो वो भी देख नहीं सकती थी। तो ऐसा थोड़ी है कि न्यूट्रिशन से ये सारी प्रॉब्लम, जिनको जन्मजात अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो ठीक हो जाएगा। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परमानेंट कंडीशन है, वो ठीक नहीं होगी, तो ये गलत हो गया। एनवायरमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी एनवायरमेंट का जो रोल है वो सिर्फ भाषा के विकास में है। क्यों भाई, हमारे शारीरिक विकास में भी है, हमारे सामाजिक विकास में भी है, वो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में भी है। तो विकास के सभी पक्षों में है, विकास के हर एक पहलू में एनवायरमेंट भी रोल प्ले करेगा और वातावरण भी। तो पहला ही ऑप्शन सही था कि कुछ पहलुओं में एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और कुछ में हेरिडिटी आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थियरी। इस क्वेश्चन में 90% लोग गलत जवाब देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। यानी कई लोग तो ये भी मान लेंगे इसमें कि आंसर की ही गलत है, ये वैसा सा सवाल है। ठीक, तो देखिए 66% लोग जो हैं यहां पे भी अब गलत जवाब दे चुके हैं। और सही जवाब देने वाले कितने लोग हैं? भगवान की दुआ से इतनी बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि अब 27% लोग हैं जो सही जवाब दे पा रहे हैं, है ना। तो अब 41 हो गए हैं वो बढ़ करके, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता, यानी सही नहीं है। पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस। अच्छा, ये तो वो सवाल ही नहीं है जिसकी मैं बात कर रही थी, इसके बाद आएगा वो क्वेश्चन। इसमें भी इतनी गलती की है, कमाल कर दिया यार, ये तो लड्डू क्वेश्चन था, है। देखिएगा, डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, यानी विकास गुणात्मक चरणों में होता है, स्टेजेस में होता है भाई। और आपका जो क्वालिटी ऑफ थॉट है, समझना सीखना है, वो अलग अलग स्टेज में, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल, SPCF, ये 4 स्टेजेस हैं। बात सही है। संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास होगा, मेंटल डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं इसको, ये भी 2 नाम है। चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं और उसको उपयोग करके, मतलब लिटिल साइंटिस्ट हैं बच्चे, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये बात भी सही है। लेकिन हमको गलत ढूंढना है, कैन नॉट लिखा हुआ है। सिर्फ नॉट लिखने की वजह से आपने इतने % लोगों ने आंसर गलत कर दिया इसका, है ना। 50% भी लोग नहीं है अभी तक जो सही जवाब दे पा रहे हो। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये हमने बचपन से सुना है, अपने स्कूल में सुना है। एक बात को 10 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। लेकिन पियाजे और वाइगॉफ्स्की या रचनावाद, जिससे ये दोनों बिलोंग करते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म, वो ये नहीं कहता कि आप कांस्टेंट प्रैक्टिस में ही झोंक दो बच्चे को। ये ज्ञान की रचना पे फोकस करते हैं कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, ना कि बस रिपीटेडली। ये जो प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, ये व्यवहारवादी पक्ष से आता है, यानी बिहेवियरिस्टिक थॉट से आता है कि बार बार ट्राई करेगी बिल्ली और फिर फेल होगी, फिर ट्राई करेगी। तो वो बहुत अच्छे स्तर की लर्निंग नहीं कहेंगे उसको, वो एक ठीक है तरीका है। तो ये पियाजे बिल्कुल नहीं कहेंगे, ना ये वाइगॉफ्स्की कहेंगे कि अंतहीन प्रैक्टिस कराते जाओ, जस्ट समझ में ठीक हुई नहीं है, समझ ठीक नहीं हुई, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है बच्चे का, और बस प्रैक्टिस चल रही है बार बार, तो वो रटंत विद्या हो जाएगी एक टाइम पे जाकर के। डी ऑप्शन है चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरमेंट। बच्चे अपने एनवायरमेंट में क्रिया करते हैं, ये बात सही है। तो गलत सिर्फ सी ऑप्शन है कि निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो कुछ चीजों में ये चीज वर्क करती है, बट पियाजे ऐसा नहीं मानते कि निरंतर अभ्यास कराओ, बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस कराओ। इस क्वेश्चन को अब देखना कितने लोग गलत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये चैलेंज है आपके लिए कि इसमें आप गलती करने ही वाले हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, क्या हो गया, पोल नहीं हट रहा, ये कुछ तो समस्या आजकल चल रही है। 1 मिनट रुको, मैं देखती हूँ, यहां से रिफ्रेश कर दो एक बार वो विंडो ना, पेज जो है रिफ्रेश कर दो ऊपर से, पता है ना रिफ्रेश। मेरा लैपटॉप इनको एलियन लगता है। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आज निशा हमारे साथ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट। 2 से 7 वर्ष की उम्र जिसको प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं पियाजे की थियरी में, उसकी कौन सी एक लिमिटेशन या सीमा नहीं है। एक तो लिमिटेशन पूछ लिया, ऊपर से ये भी पूछ लिया नहीं है। अब ये इतना घुमावदार क्वेश्चन हो गया कई लोगों के लिए कि ये मुश्किल बन गया क्वेश्चन, ये जेन्युइनली मुश्किल क्वेश्चन है, इसमें गड़बड़ बहुत होती है ना। सीटेट सर्टिफिकेट में पर्सनल डिटेल सही है, 2022 दिसंबर में सीटेट पास किया है, उस टाइम डीएड फर्स्ट ईयर में थे, और सीटेट फॉर्म में अपियरिंग 2022 भरा। प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हबीब, मजे करो, ठीक, तैयारी करो। मतलब 28% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि एकदम गलत जवाब है ना। ताली बजाइए, खुश हो जाइए, मजे उड़ाइए। सबने अब इसमें क्या किया है, 20-20% लोग अलग अलग जवाब दे रहे हैं। मतलब ये ऐसा हो गया है कि 4 ऑप्शन सबने बराबर बराबर चूज कर लिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, या जो मन किया जिसका वो चूज कर लिया उसने, है ना। तो यहाँ पे जो जवाब है वो सिर्फ 21% लोग सही दे रहे हैं, जो है बी ऑप्शन। समझते हैं क्यों है बी ऑप्शन, ठीक। पूछा है सीमा नहीं है, यानी रुकावट नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, किसकी, प्री ऑपरेशनल स्टेज की। टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, ये पढ़ने में सुंदर लगता है, मन भी करता है इसका। पहली बार जब मैंने क्वेश्चन देखा था मुझे भी यही सुंदर सा लग रहा था, कई साल पहले की बात हो गई, 2018 में आया था जब। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, यानी ध्यान केंद्रित करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन पियाजे के बारे में बात चल रही है, तो ये ध्यान केंद्रित करना, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट क्या कहलाता है, सेंट्रेशन कहलाता है, केंद्रीकरण जिसको हम कहते हैं। क्या है ये, सेंट्रेशन है, ठीक है ना, केंद्रीकरण, के बच्चे का पूरा ध्यान किसी भी
चीज के एक ही पक्ष पे पूरा टिक गया है या आधारित है। जैसे अगर मैं इस पेन को देखूं तो बस इसके रंग पे ध्यान है, इसकी शेप कैसी है, इसका काम क्या है, वो सब भूल गई हूं मैं, बस मुझे एक ही पक्ष पे सारा ध्यान केंद्रित है। वो जो पियाजे का माउंटेन वाला एक्सपेरिमेंट है कि जब बच्चे को इधर बैठाते हैं हम और कहते हैं बेटा माउंटेन का कौन सा भाग दिख रहा है, और दूसरा बच्चा इधर बैठा हुआ है, तो हम कहें कि सीमा को क्या दिख रहा होगा। ये हमने रीमा से पूछा कि सीमा को क्या दिख रहा होगा। रीमा वही बताती है जो इसको खुद दिख रहा है। मतलब एक ही चीज पे फोकस्ड है ध्यान, दूसरे पक्ष को देख ही नहीं पाते आप किसी समस्या के या समान के। तो ये क्या हुई, ये एक लिमिटेशन बन गई है ना। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की एक लिमिटेशन है कि बच्चे का सारा ध्यान एक ही पक्ष पे केंद्रित है। वो ये नहीं देख पाता कि भाई जो बर्तन की हाइट है वो ज्यादा है, बल्कि दूसरे बर्तन की चौड़ाई ज्यादा है। उसका सारा ध्यान बस हाइट पे है कि नहीं, जो लंबा बर्तन है उसमें ज्यादा आएगा, जो चौड़ा बर्तन है उसमें कम आएगा, है ना। जैसे 5 सिक्के 2 रुपए के ज्यादा लगेंगे, बल्कि एक 10 रुपए का नोट कम लग सकता है। इसका मतलब सारा ध्यान किस पे है, नंबर्स पे है, एक ही पक्ष पे है किसी चीज के। इसकी वजह से फिर रिवर्सिबिलिटी में दिक्कत होती है, इसकी वजह से फिर कंजर्वेशन में दिक्कत होती है। ठीक, तो डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट इज द ओनली राइट आंसर। कि सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे पूरे प्री ऑपरेशनल थॉट में या प्री ऑपरेशनल स्टेज में एक ही चीज है जो पॉजिटिव है। वो क्या है, जो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो लिमिटेशन नहीं है, जो बच्चे का दिमाग जिसमें सही चलने लग गया, प्रतीकात्मक विचार का विकास। यानी बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखने लग गया, सिंबॉलिक थॉट आ गया। अब वो लैंग्वेज के माध्यम से, उसको पता है ए फॉर एप्पल होता है, ये क्या है, सिंबॉलिक थॉट है। ठीक है ना। वो हैरी पॉटर की झाड़ू को, नॉर्मल झाड़ू को हैरी पॉटर का वो उड़ने वाला वाहन समझ सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सिंबॉलिक थॉट, सिंबल्स के माध्यम से सीखना। रेड लाइट पे रुकना होता है, येलो मतलब रेड लाइट पे रुकना होता है, येलो पे वेट करना होता है, ग्रीन पे चलना होता है, ये क्या सिंबल्स हैं। तो वो सिंबल्स के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से सीखना सीख गया। ये एक लिमिटेशन नहीं है। यही पूछा था ना हमसे कि सीमा क्या नहीं है, तो सीमा सिंबॉलिक थॉट का जन्म लेना सीमा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक प्रिविलेज है, ये एक एबिलिटी है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक अच्छी बात है कि बच्चा सिंबल्स के माध्यम से सीख सकता है। वहीं ईगो सेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता, यानी बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, उसका सारा जो फोकस है वो खुद पे सेंटर्ड है, वो दूसरे के पक्ष को नहीं समझ पाता। पिताजी ऑफिस से आए हैं, कोई टेंशन हो सकती है, उसको कुछ नहीं पड़ी, उसने कहा था चॉकलेट लेके आनी थी, कैसे नहीं लेकर के आए। यानी वो दूसरे के पक्ष को नहीं देख पाता। कहां, ईगो सेंट्रिक में। उसको लगता है जो कार्टून मेरा फेवरेट है वो मेरी मम्मी का भी होना चाहिए, वो मेरे पापा का भी होना चाहिए। आप बच्चे के फेवरेट कैरेक्टर को, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो कार्टून देखता हो, है ना, अगर आपने किसी भी उसकी फेवरेट चीज को खराब कहा तो वो रोने भी लग जाएगा, आपसे लड़ भी लेगा। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जो मुझे पसंद है वो पूरी दुनिया को होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे विचार के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट करे, है ना। दुनिया पूरी सेंटर्ड है उसकी खुद के अराउंड, इसीलिए ईगो सेंट्रिक कह रहे हैं हम उसको, अहम केंद्रित है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। तो ये भी लिमिटेशन है, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। फिर आप दुनिया में किसी के पक्ष को देख ही नहीं पाएंगे, सब अपना अपना ही पक्ष देखेंगे और जैसे लड़ाइयां हो रही हैं वैसी होती रहेंगी, है ना। इररिवर्सिबिलिटी क्या है, यानी वो अनुत्क्रमणीयता है, मतलब पलट के नहीं देख पाता। भाई 2 4 जा 8 होते हैं तो 4 2 जा भी 8 होंगे। हालांकि ये बहुत आसान जवाब मैंने आपको दिया है, मतलब आसान एग्जांपल दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कि स्कूल से घर का रास्ता और घर से स्कूल का रास्ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, जो लोग कार चलाना सीखते हैं तो जब जो नॉर्मल ड्राइव मोड कह लीजिए आप उसको, या फिर पहला दूसरा गियर जिसमें गाड़ी को आगे जाना है, वो आसानी से हम सीख लेते हैं, लेकिन रिवर्स में दिक्कत होती है। तो इररिवर्सिबिलिटी क्या है, थॉट को रिवर्स करके देखना कि पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी बन सकती है। ये क्या है, इररिवर्सिबिलिटी की वजह से हो रहा है कि बच्चा ये सोच नहीं पा रहा, मेंटल एक्शंस को रिवर्स नहीं कर पा रहा दिमाग में। तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो भाई ये भी लिमिटेशन है, यानी सीमा है, ये भी लिमिटेशन है कि वो इरिवर्सिबिलिटी है। एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित है, इस चक्कर में बहुत सारी चीजें समझ नहीं पाएगा। सिर्फ एक ही चीज है जो लिमिटेशन नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो विशेषता है इस स्टेज की, वो है आपका प्रतीकात्मक विचार या डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट। बात सही है या नहीं है? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। होपफुली आज ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये डिसेंट्रेशन नहीं है, ये टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट है। इसका मतलब एक ही चीज पे ध्यान आधारित है, तो वो गड़बड़ मामला है, क्योंकि फिर बाकी पक्ष नहीं समझ पाएगा किसी समस्या के। पेपर 2 के लिए बोल रहा है कोई, पेपर 2 करा दूंगी नेक्स्ट टाइम जब हम 2019 का सेट करेंगे, तो मैं आपको पेपर 2 का सेट करा दूंगी। कोई अंतर खास होता नहीं है, इसलिए मैं पेपर 1 लेके चल रही हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग पेपर 1 तो देते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस एक्सेप्ट। अब ये एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान थोड़ा ज्यादा देना होता है, नहीं तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करते हैं डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसके अलावा?
मतलब कौन सा एक खेल के बारे में सही कथन नहीं है। अगर पढ़ के नहीं समझ पाएंगे हम क्वेश्चन को तो हमारी हालत खराब हो जाएगी और हमारे नंबर डूब जाएंगे, ठीक है ना। आई क्लियर टीएस टेट बिकॉज ऑफ यू, गॉट 27 इन सीडीपी। बहुत बढ़िया जतिंदर, बहुत अच्छा लगता है आप देश भर में अलग अलग एग्जाम्स क्लियर करते हैं। आप जवाब दे दीजिए इसी बात पे, है ना। थर्ड ऑप्शन 48% लोग कह रहे हैं, जो गलत है। एक्सेप्ट कि बच्चों के बारे में या बच्चे प्ले के बारे में कौन सी बात नेगेटिव है, एक्सेप्ट पूछा है। इसके अलावा दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी, भाई जब खेलेंगे तो शरीर पे उनका कंट्रोल आएगा, उछलेंगे कूदेंगे, बॉडी का बैलेंस बनाना सीखेंगे, तो ये बात तो सही है, पॉजिटिव है। और जो सही है वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमें एक्सेप्ट या अलावा पूछा है या नॉट लिखा है एक तरह से क्वेश्चन में। इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, बच्चों की इंद्रियां। भाई मैं कल बैडमिंटन खेल रही थी, मेरी आंखों पे भी ध्यान है, मेरे हाथों पे भी ध्यान है, मतलब आपके सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई भी गेम अगर आप खेल रहे हैं, तो आपके सारे सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, उत्तेजित होते हैं, ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बात तो सही है, ये भी बात पॉजिटिव है। इट इज जस्ट अ प्लेजेंट वे टू स्पेंड टाइम, ये बात जो है एकदम खराब बात है कि खेलना क्या है, जस्ट एक तरीका है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। सुखद तरीके तो फिर बहुत हैं, आजकल फोन में से नहीं निकलते लोग, वीडियो गेम्स से मत निकलो आप, सुखद तरीके हैं, है ना। तो प्लेजेंट वे तो बहुत सारे हैं। खेल का उद्देश्य ये नहीं है कि ये बस समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, अंताक्षरी वाला हिसाब नहीं है। डी ऑप्शन है, दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज देम। बच्चे बहुत सारे नए कौशल सीखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो उनको उपयोग कर पाते हैं। किसके माध्यम से? खेल के माध्यम से। वो टीम बिल्डिंग सीखते हैं, एक दूसरे के साथ काम करना सीखते हैं, वो हार को जीत को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, टॉलरेंस बिल्ड होती है, कोऑपरेशन बिल्ड होता है, कोलैबोरेशन बिल्ड होता है। बहुत सारे कौशल हैं जो वो सीखते हैं खेल के दौरान, ठीक है ना, कि कैसे टीम बनानी है, कैसे झगड़ा नहीं करना है, बहुत सारी चीजें। तो ये तीनों बातें सही हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, लेकिन एक ही बात है जो गलत है, और इसी के अलावा बाकी सब सही है। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही क्या था, गलत। ठीक, तो सी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, या थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक बार, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, जवाब दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली। भाई क्रिटिकल थिंकिंग पे हम जोर दे रहे हैं, समालोचनात्मक चिंतन, गंभीर रूप से सोचना कह लीजिए आप इसको। अब ये गंभीर सोच क्या है? गंभीर सोच से यहां तात्पर्य है कि बच्चा जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास है किसी चीज के बारे में, जो भी डेटा, जो भी फैक्ट्स, तथ्य उसके पास है, उन पर सोच पाए हर एक पक्ष से। जस्ट मान ना ले कि बेटा अंगूठियां पहनने से पेपर एकदम बढ़िया जाता है, चाहे पढ़ो चाहे मत पढ़ो। ये क्या हुआ? आप क्रिटिकली नहीं सोच रहे हैं, आपने मान लिया कि फलाने ने कह दिया था, फलाने बाबा ने, और ऐसे ही होगा। अब तो आपने जो डेटा है, फैक्ट्स हैं, सारे पक्षों को सोचा ही नहीं ठीक से। और ये 21वीं शताब्दी के कौशलों में आता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाइए, कोई भी उसका बेवकूफ ना बना जाए कि 2000 के नोट में चिप है और आपने मान लिया। हर एक पक्ष पे आप सोचते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन, आप लोग 83% लोग दे रहे हैं जवाब। चलिए देखते हैं। डू यू नो द आंसर टू दिस? ये हर बार आता है एक क्वेश्चन, कि आपको एक क्वेश्चन का नेचर देख करके पता लगाना है कि किसमें क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे की लग रही है। जिसमें बच्चे को सोचने पे मजबूर होना पड़े, वही क्रिटिकल थिंकिंग वाला क्वेश्चन है। सिंपल आंसर जो वन वर्ड है वो नहीं होगा। डू यू नो द आंसर टू दिस? अब इसमें तो यस और नो आ जाएगा, और सिर्फ सिंगल यस और नो वाले क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जगाएंगे। क्रिटिकली सोचने में तो दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए बच्चे के। व्हाट इज द राइट आंसर? अब राइट आंसर या तो वो बता देगा। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन? अब सिमिलर सिचुएशन में भी कितने ही ऑप्शन है उसके पास, कितना ही गहन विचार कर लेगा वो, ठीक है ना। तो अगर हम देखें फोर्थ ऑप्शन को, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो सकती है कि भाई आजकल दिल्ली में पानी भरा हुआ है, झीलों का शहर बन गया है, वो रील आप देख रहे होंगे वायरल हो रही है। तो अगर हम देखें यहां व्हाट आर दी, हाँ थोड़ी बहुत रील तो हमें भी देखने का अधिकार होगा, है देखिएगा। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या है ये कि विभिन्न तरीकों से हम किसी चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इसमें बच्चे की प्रताप क्या लगेगी? क्रिटिकल थिंकिंग लगेगी, क्योंकि उसको अलग अलग चीजों पे सोचना पड़ेगा कि बारिश का पानी ना भरे उसके लिए क्या क्या हो सकता है, पॉल्यूशन कम हो, इस पे वो विचार कर पाए। तो सबसे ज्यादा सोचना जो पड़ेगा, बच्चे का दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव वो डी ऑप्शन में होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, और आप देंगे जवाब। हिंदी वालों से कोई समस्या नहीं है भाई, लेकिन ये अंग्रेजी वाले कहां जाएंगे बेचारे, है ना। देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन? यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आज ही हम बैच में पढ़ रहे थे प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डुई लैब स्कूल्स, यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल्स शिकागो में खोले उन्होंने, है ना। प्रोग्रेसिव एजुकेशन को
कौन अच्छे तरीके से, कौन सा एक ऑप्शन है जो एक्सप्लेन करता है। पहला ऑप्शन है लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, प्रोजेक्ट मेथड यानी परियोजना विधि, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोग से सीखना। ये तीनों लिखवाए थे, बिल्कुल लिखवाए थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना? जो लोग बैच में हैं, याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? लिखवाए थे, देखो ये सब लिखवाया हुआ है, सब कुछ लिखवाया हुआ है अच्छे से, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन में बेसिकली बच्चे को एक्टिव रखना है आपको, सिंपल बात है ना? आज ही का टॉपिक है। 96% लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा, बच्चा एक्टिव है जहां, और बच्चा एक्टिव है इन तीनों ऑप्शन में करके सीखना। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? WH किलपैट्रिक, विलियम हियर्ड किलपैट्रिक। बच्चे ग्रुप बना करके कोई एक समस्या का समाधान निकालते हैं, इसी पे बेस्ड है, किस पे? आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन पे, प्रैग्मेटिज्म पर। और दूसरा एक मेथड बताया था ह्यूरिस्टिक मेथड, H.E. आर्मस्ट्रांग का। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोग से सीखना, बच्चे ग्रुप में सीख रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ के लिए सीख रहे हैं, रियल लाइफ से जोड़ करके सीख रहे हैं, तो ये बात सही है। थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट, रैंकिंग, इसमें बच्चा कुछ एक्टिव नहीं है, बच्चे पे ठप्पा लगा रहे हैं हम। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स, एकदम खराब बात है, एबिलिटी ग्रुपिंग भी हमें अवॉइड करनी होती है। प्रोजेक्ट मेथड ठीक था, एबिलिटी ग्रुपिंग, अगेन ग्रुप एबिलिटी बेस्ड नहीं बनाने, फर्स्ट आने वाले बच्चों को एक साथ, बाकी को एक साथ, रैंकिंग, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना, ये बात आपकी प्रगतिशील शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा में होती है। बच्चे एक्टिव रहेंगे उन तीनों ही ऑप्शंस में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? यानी जॉन डुई ये कहते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, मतलब जो शिक्षा है वो जीवन है। शिक्षा आपकी नौकरी का एक आधार नहीं है कि बस नौकरी मिल जाए, डिग्री ले लें, ये कर लें। आप जीवन सीख रहे हैं जब आप शिक्षा ले रहे हैं तो। हालांकि इसके कई सारे एम्स होते हैं, नैरो एम्स होते हैं जिसमें आप नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं शिक्षित होने के साथ। ब्रॉड एम्स होते हैं जब आप अपने ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं या लाइफ को समझने की बात कर रहे हैं। तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ का मतलब क्या है यहां पर प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो मानती है? पहला ऑप्शन है, स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जीवन पर्यंत स्कूल में ही पढ़ाते रहे बच्चों को, तो माँ बाप बेचारे एक दिन तो स्वर्ग से धार ही जाएंगे और बच्चे पढ़ ही रहे हैं जीवन भर, तो अपना जीवन तो कैसे ही वो सस्टेन कर पाएंगे? तो ये तो तरीका नहीं है कि जितना मन करे 12 साल की एजुकेशन है स्कूल की तो उसको 14 कर दो, 16 कर दो, 24 कर दो, नहीं चलेगा। स्कूल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ है तो एक काम करो, स्कूल्स को हटा दो। तो ये भी बेवकूफी की बात हो जाएगी कि स्कूल्स को ही साइड कर दो। क्यों? क्योंकि स्कूल्स की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। भाई जब लाइफ से सीख लेंगे एजुकेशन, लाइफ से ले लेंगे, तो ये भी नहीं है इसका जो सही मतलब है। जो आप लोग दे रहे हैं सही जवाब 65% लोग, वो एकदम सही दे रहे हैं कि एजुकेशन इन स्कूल्स शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो वो किताबों में पढ़ रहे हैं और जो दुनिया में है, जो उनके वास्तविक जीवन में है, वो उसका प्रतिबिंबन होना चाहिए। जो किताबों में वो पढ़ रहे हैं वो रियल दुनिया का प्रतिबिंब होना चाहिए या रिफ्लेक्ट करना चाहिए नेचुरल वर्ल्ड को, सोशल प्रॉब्लम्स को, प्रेजेंट लाइफ को, जहां पे बच्चा एक्टिवली सीख पाएगा, किसके बारे में, रियल लाइफ से जुड़ी हुई लर्निंग ले पाएगा, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें होनी चाहिए। लाइफ इटसेल्फ का मतलब यह है कि लाइफ और एजुकेशन बिल्कुल अलग अलग ना हो जाएं, कि बच्चे को समझ ही ना आए जो उसने पढ़ा है वो उसके जीवन में कहीं काम नहीं आता, जो जीवन में काम आता है वो उसने कहीं पढ़ा नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिकली कहीं आप उसको अप्लाई ही ना कर पाए। लाइफ इज द ट्रू एजुकेटर, ये वाली फिलॉसफी नहीं झाड़नी है कि जीवन सच्चा शिक्षक है तो फिर क्या करें, एजुकेशन देनी बंद करते हैं। नहीं, जीवन से जुड़ी हुई एजुकेशन कहीं ना कहीं। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, या थर्ड ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर यहां है। प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाना, ये ध्येय रहता है या गोल रहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, कि आज के वर्तमान जीवन के लिए शिक्षा देनी है आपको जो बच्चे की लाइफ में मदद कर सके, ऐसी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और दीजिए जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 देख करके आंसर कीजिए और समझिए। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता कि हम आने वाले क्वेश्चंस पे अटक जाएंगे। उसका रीजन है कि सिलेबस आपका एकदम सेम है, सिलेबस में रत्ती भर 2 रुपए का भी परिवर्तन नहीं है। ये बात आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। चला जाए आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, कोहलबर्ग के बारे में बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी। कोहलबर्ग ने क्या दिया है? मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, कर चुके हैं ये हम प्लेलिस्ट में। तो उनकी थियरी के बारे में कौन सी एक बात सही है? 69% लोग सही उत्तर दे रहे हैं।
फर्स्ट ऑप्शन है हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। कॉग्निटिव मैच्योरिटी का मतलब संज्ञानात्मक परिपक्वता, यानी संज्ञान यानी उसकी समझ, उसकी बुद्धि जितनी विकसित होगी उसका नैतिक परिपक्वता भी उतनी ही बेहतर होगी। ये बात मैंने बहुत बार डिस्कस की है कि भाई, एक मिनट रुकना बस, एक 15 साल के बच्चे के लिए, टीनेजर के लिए सही गलत अलग होगा। एक 25 साल की उम्र में जब आप होते हैं तो आपके लिए सही और गलत डिफरेंट होता है। उसका रीजन क्या है? आपका दिमाग मैच्योर हुआ है और उसी हिसाब से आपका सही और गलत यानी मॉरल मैच्योरिटी भी चेंज होती है आपकी, ठीक है ना। तो हिज थियरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी, क्योंकि ये थियरी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मॉरल डेवलपमेंट की थियरी थी, उस पर संबंधित है, उस पर आधारित है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो एज के साथ जो मैच्योरिटी आ रही है बच्चे में, उसका फर्क पड़ेगा बच्चे के सही और गलत के डिसीजंस को लेने पर भी, ठीक है ना। हाँ, बहुत बढ़िया रश्मि सिंह, आग लगा दिया आपने, है ना। पढ़ लो यार, कास्ट पूछ रहे हो यहाँ खड़े होके, आ जाओ वापस। द थियरी हैज इलैबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स, यानी इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। मतलब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा टेस्टिंग की बात हुई है इस थियरी में? जी नहीं, ठीक है ना। ये सब बातें संडे वार्ता को करते हैं हम वैसे। इट एस्टैब्लिशेस अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मॉरल रीजनिंग एंड एक्शन। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज हैं। देखो, ये मॉरल रीजनिंग आती कहां से है? जो नैतिक तर्क है वो आता भी तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी से ही है ना। अगर समझते हैं, 1 मिनट में समझेंगे, देखिएगा एक बार। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव मैच्योरिटी की, कॉग्निटिव मैच्योरिटी क्या है? एज के साथ आपका दिमाग बेहतर हो रहा है ना। आपकी सोचने समझने तर्क करने की क्षमता जो है वो बेहतर हो रही है। अब इस कॉग्निटिव मैच्योरिटी पे ही बेस्ड होती है आपकी मॉरल रीजनिंग या कॉग्निटिव रीजनिंग जो है। तर्क कहां से आएगा? दिमाग जितना डेवलप होगा उतना अच्छा तर्क होगा। तो भाई यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि मॉरल रीजनिंग पे एक्शन बेस्ड है ना, जो कि है। मॉरल रीजनिंग जो आपने तर्क दिया है उसके आधार पर सही और गलत निर्धारित होता है, लेकिन ये मॉरल रीजनिंग भी तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी से आती है। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो ज्यादा बेहतर है, जिसमें सी ऑप्शन अपने आप समाहित है कि जो क्लियर रिलेशनशिप है मॉरल रीजनिंग और एक्शन के बीच में, तो वो मॉरल रीजनिंग आई तो कॉग्निटिव मैच्योरिटी के साथ है ना। रीजनिंग भी तो चेंज होती है, हमारे जो तर्क हैं वो परिवर्तित होते हैं जैसे जैसे हमारा दिमाग डेवलप होता है। तो इसलिए ये ऑप्शन सही होते हुए भी गलत है यहाँ। क्यों? क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन या तो हम बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं या फिर वो ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें बाकी ऑप्शंस कवर हो जा रहे हो। तो आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ही होगा। डी ऑप्शन एक बार और चेक कर लेते हैं। हिज बिलीफ इज दैट चिल्ड्रन आर मॉरल फिलोसोफर्स। ऐसा कुछ नहीं कहा आपके कोहलबर्ग ने कि मॉरल फिलोसोफर्स हैं जो चिल्ड्रन हैं, तो ये बात भी यहां गलत हो गई। बस ए ऑप्शन यहां सही है। इसीलिए एज के साथ उन्होंने जो तर्क हैं वो बदलते हुए देखे हैं। अब क्वेश्चन है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? ZPD। वाइगॉस्की को याद कीजिए और मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या कह रहे थे वाइगॉस्की जब आपने उनको पढ़ा था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू, यानी निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। बताइएगा ZPD क्या है, फटाफट से बताइए। ठीक, अच्छा क्यों रो रहे हो भाई, क्या हो गया? हमारे लिए इतना मेहनत करते हो, धन्यवाद अनु। अरुणा सिंह नाम है आपका। हाँ, वही पढ़ लो, सिर्फ हो जाएगा क्लियर। शुभी, अगर बहुत ज्यादा नहीं भटकोगे, इस टाइम जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ लोगे पेपर तक, पेपर निकल जाएगा, है ना। 1 महीना है हमारे पास। देखिए, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज पॉसिबल, यानी वो चरण जहां अधिकतम विकास संभव है। अधिकतम। द डेवलपमेंटल फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, यानी बच्चा खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है, उसको ZPD कह रहे हैं। A context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support, यानी एक संदर्भ है जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। जैसे अभी बात कही थी आपने, मैं जो आपसे बात कर रही थी कि अब आपका ये ZPD है कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं, ये आपके निकटवर्ती विकास के क्षेत्र के अंदर है कि संभावित विकास आपका हो सकता है, पेपर क्लियर हो सकता है। बस आपको सही स्तर के सहयोग की जरूरत है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है, टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आपको समझा दिया गया, आपको हेल्प मिल गई, स्कैप फोल्डिंग मिल गई, ZPD में दी जाती है स्कैप फोल्डिंग, और आप कर जाएंगे कोई काम। द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, ये वो वाला पॉइंट नहीं है कि आप विड्रॉ कर लेंगे सपोर्ट को। इस ZPD में, इस दायरे में आपको सपोर्ट दिया जाता है जहां आप अटक रहे होते हैं वहां, और आप उस लेवल को अचीव कर लेंगे यदि सही सपोर्ट मिल जाए। इसी को ZPD कहते हैं। जहां आपको मदद मिल जाए तो आपका विकास संभावित है कि आप आगे पहुंच जाएंगे। मैक्सिमम की बात नहीं है यहां पे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं जेंडर से ही संबंधित। एन एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी, यानी
एक उभयलिंगी व्यक्तित्व किसको कहेंगे? पहला ऑप्शन है रेफर्स टू मैन विद फेमिनिन ट्रेट्स, यानी स्त्री लक्षणों वाले पुरुषों को संदर्भित करता है, यानी वो पुरुष जो स्त्रियों की तरह लक्षण रखते हैं। फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं हमने जो समाज में निर्धारित किए हुए हैं, और मस्कुलिन जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। ठीक, मतलब मस्कुलिन ट्रेट्स हम क्या कहते हैं भाई? करेज, स्ट्रेंथ, और क्या कहेंगे, इन सब चीजों को हमने मस्कुलिन ट्रेट्स मान लिया। वहीं फेमिनिन ट्रेट्स की जब हम बात कर रहे हैं, हम केयर, वार्मथ, लव, इमोशनल होंगी, ये वाले हमने फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक्स को माना है। तो एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी किसको कहेंगे? वो पुरुष जिसमें महिलाओं वाले लक्षण हो? जी नहीं। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। भाई हमारे अंदर मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ट्रेट्स होते हैं, ऐसा थोड़ी महिलाएं करेजियस नहीं हो सकती या पुरुष केयरिंग नहीं हो सकते। तो वो पर्सनैलिटी जिसमें दोनों ही ट्रेट्स का, फेमिनिन और मस्कुलिन यानी स्त्रीण और जो पुरुषों के गुण हैं उन दोनों का बैलेंस है, वो एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी कहलाएगा। हैज अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड, जो समाज कंसिडर करता है मस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स को, उनका बैलेंस जिसमें होगा उसको एंड्रोगाइनस पर्सनैलिटी कहेंगे, उभयलिंगी। टेंड्स टू बी असर्टिव एंड एरोगेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि अहंकारी होना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा किसी एक चीज का। अडेयर्स टू स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी, एंड्रोगाइनस का मतलब वो है जो रूढ़िवादी लिंग भूमिकाएं समाज में चल रही हैं, ये भी गलत हो जाएगा जवाब। उभयलिंगी आपने समझा होगा ना, उभयचर बोलते हैं हम, मेंढक को पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, उसी तरह से एंड्रोगाइनस का मतलब बैलेंस है दोनों चीजों का। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो कभी कभार एक आध क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है जो आपने डायरेक्टली नहीं पढ़ा होता, बट वो रेयर है, अगर आप थोड़ा सा समझ लगाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, कि भाई फीमेल्स ऐसे रहती हैं, पुरुष ऐसे रहते हैं। ये जो जेंडर रोल्स हैं हम किसके द्वारा ग्रहण नहीं करते हैं, एक्सेप्ट लिखा हुआ है। मीडिया के द्वारा बिल्कुल करते हैं। मीडिया तो वो एजेंसी है, जब हम एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन या जेंडर को प्रभावित करने वाली एजेंसीज की बात करते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये मीडिया बिल्कुल उसका अंदर है, कि कैसे कपड़े पहन रही हैं महिलाएं, कैसे कपड़े पहन रहे हैं पुरुष, कैसे वो बात कर रहे हैं, ऐसे ही बच्चे या समाज में जो है चीजें होनी शुरू हो जाती है, तो मीडिया प्रभावित करता है। सोशलाइजेशन बिल्कुल प्रभावित करता है, किस तरह से समाज में चीजें हो रही हैं, वो जेंडर को भी प्रभावित करता है कि एक जेंडर को कैसे रहना है, कैसे बोलना है, ये सामाजिकरण क्या तौर तरीके हैं उस समाज के, उस पर भी निर्भर करेगा। कल्चर, जो आपकी संस्कृति चली आ रही है, उस पर भी निर्भर करेगा कि क्या जेंडर रोल्स, कौन से रोल्स किसको निभाने हैं, उस तरह की चीजें। ठीक है ना। लेकिन इसके लिए ट्यूशन लगवाया है घर वालों ने आपका कभी, कि बेटा जेंडर रोल सीख लो, तुमको लड़की बनना नहीं आता है इसलिए तुमको ट्यूशन पढ़ाएंगे, या तुमको लड़का बनना नहीं आता है तुमको ट्यूशन पढ़ाएंगे। तो ट्यूटरिंग जो है कोई भी तरीका नहीं है कि जेंडर रोल्स आपको एक्वायर करने ट्यूटरिंग के द्वारा। कोई करवा दे तो भाई वो महान व्यक्ति है। फिर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। महान एक नेगेटिव सेंस में कहा है मैंने, यहाँ पॉजिटिव मत मान लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है? वन ऑफ द क्रिटिक्स, ध्यान से पढ़िएगा, आलोचना पूछी है किसकी? ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैज बीन दैट, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, वैसे तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बहुत सारी आलोचनाएं हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं? 10 लाख लोग बैठ रहे हैं एक पेपर में, सबके लिए एक जैसा पेपर आ रहा है, सेम लेवल का, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पेट में दर्द है आज, आपके घर में जीवन किसी की मृत्यु हो गई है, कुछ और हो गया है, कुछ भी जीवन में दुर्घटना घट गई है, आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई मतलब नहीं है, सबके लिए सेट पेपर है। यह है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। जैसे आपका यूपीएससी का एग्जाम, जैसे आपका सीटेट का एग्जाम, जैसे आपका 12th बोर्ड का एग्जाम, है ना। टफ लग रहा है ना आज का सेट? हाँ, लगना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि समझोगे तभी फिर टेंशन नहीं होगी। प्रेशर को कैसे डील करेंगे? आशुतोष, अपनी प्रैक्टिस दबा करके रखनी है और ये सोचना है सिलेबस से ही आता है पेपर आपका। और अगर आपका सिलेबस आपके काबू में है, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ के समझ आ रहा है, तो फिर बहुत ज्यादा प्रेशर लेने का फायदा नहीं है, उस चीज पे फिर बहुत ज्यादा सोचने का फायदा नहीं है। आपको चीजें समझनी है, डरना नहीं है उससे। ठीक, तो डर जब आता है जब हमें ज्ञान की थोड़ी कमी होती है कि हमें पता ही नहीं है क्या होने वाला है पेपर में। आपको पता है 150 क्वेश्चन आएंगे, खा थोड़ी जाएगा पेपर आपको वापस, ठीक है ना। तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है। क्रिटिक क्या है? एक होते हैं आपके स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरे होते हैं टीचर मेड टेस्ट, जो टीचर बनाता है। उसमें हो सकता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान ज्यादा रखा जाए। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में कई बार इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते हम, तो इनका क्रिटिक पढ़ते हैं। दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड आर देयरफॉर बायस्ड। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती होते हैं, कह सकते हैं। देख लेते हैं बाकी ऑप्शन भी। बी ऑप्शन है देयर लैंग्वेज इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है, ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का क्वेश्चन है
हो सकता है आप कहीं मॉक टेस्ट लगाएं किसी ऐप पर, किसी किताब से, वो क्वेश्चन आपको अजीब लगे, लेकिन जब आप पेपर वाले क्वेश्चन करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज या इजी लगती है वो लैंग्वेज। उसका रीजन क्या है कि डिफिकल्ट नहीं होती लैंग्वेज, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। द टेस्ट कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ऑन लार्ज पॉपुलेशन। भाई 10 लाख लोग एक साथ पेपर दे पा रहे हैं तो, और तभी तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जब इतने सारे लोग दे पा रहे हैं तो। दे डू नॉट गिव अ क्लियर पिक्चर ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी, यानी ये सही क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं रखते। तो हमें जो चाहिए होता है वो हम टेस्ट कर लेते हैं इससे। तो ऐसा नहीं है कि फोर्थ ऑप्शन हम ये कह देंगे कि नहीं रखते, पता लग जाता है हम ब्यूरोक्रेट्स बना रहे हैं इन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के द्वारा, हम टीचर्स बना रहे हैं, हम अगर हम एसएससी की बात कर रहे हैं तो हम मिनिस्ट्री में लोगों को भेज रहे हैं जो काम कर रहे हैं देश के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एबिलिटी का पता ही नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में ये जो एक क्रिटिक है इसका, या जो इसकी आलोचना है, वो ये मानी जाती है कि मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि जो उस समय समाज में चल रहा है, जिस चीज को बहुत इंटेलिजेंट हम मान रहे हैं कि भाई इंजीनियर बनोगे तो बहुत बढ़िया, ये वाला टेस्ट दिया, अच्छा आईक्यू इतना है तो आईक्यू ज्यादा है तो चलो तुम तो अच्छा ही करोगे जीवन में। ये है मेन स्ट्रीम सोच। जबकि ऐसा हो सकता है कि आईक्यू उतना ना हो बट वो किसी फील्ड में एक्सेल कर जाए बच्चा, है ना। तो ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है। और अगर हम बात करें स्टैंडर्डाइज टेस्ट किसको कहेंगे, तो उसके लिए 2-3 गुणों की आवश्यकता होती है कि एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज टेस्ट कहा जा सके। इसमें एक होता है सीआरटी, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, और दूसरा होता है एनआरटी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है उसमें बस एक परसेंटेज आपको हासिल करनी है, जैसे सीटेट हो गया, आपको पता है 60% मार्क्स आप लाएंगे, 150 में से 90 नंबर आए और आप पास हो गए, है ना। ये हुआ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। दोनों स्टैंडर्डाइज टेस्ट का ही उदाहरण है, ठीक। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या है, यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, डीट प्लस भी हो गया, यूपीएससी हो गया, कि भाई साहब आप चाहे 150 में से 140 नंबर ले आइए, लेकिन अगर मेरिट गई है 147 पे, डीट प्लस बी की बात कर रही हूं, तो 147 वाला ही पास माना जाएगा, या उसी को हम क्वालिफाई करना कहेंगे, 140 कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्राइटेरिया उल्टा बता दिया वैसे मैंने, क्राइटेरिया में सीटेट चला जाएगा, और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट सीटेट के क्राइटेरिया है 33% नंबर ले आओ 12वीं में पास हो जाओगे, 60% ले आओ सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये है क्राइटेरिया। नॉर्म क्या है, नॉर्म को आपको क्लियर करना पड़ेगा, 147 पे मेरिट गई है तो 147, टॉपर कौन कहलाएगा, जिसका हाईएस्ट रैंक है। तो यहाँ पे रैंकिंग वाला सिस्टम कहीं ना कहीं आ जाता है अगर हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में देखते हैं। तो इसको आप डीट प्लस बी का उदाहरण यहाँ पे दे सकते हो, केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण दे सकते हो, यूपीएससी का उदाहरण दे सकते हो, ठीक है ना। जहां भी मेरिट बन रही है वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, जहां पे भी एक क्राइटेरिया है कि 33% ले आओ, 60% ले आओ, तो वो सीटेट जैसा एग्जाम हो गया। या अभी चंडीगढ़ की वैकेंसी आई थी, या नवोदय विद्यालय में भी क्या होता है, लैंग्वेज सेक्शन एक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का उदाहरण है कि बस आपको क्वालिफाई करना है, 4-4 नंबर ले आओ 20 में से, काम बन गया आपका, तो वो क्राइटेरियन रेफरेंस हो गया। ये दोनों ही स्टैंडर्डाइज टेस्ट का उदाहरण है। दूसरी एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट तभी कहा जाता है जब उसमें वैलिडिटी हो, वैधता का गुण हो। वैधता क्या होती है भाई, कि जो टेस्ट जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उस चीज को चेक करे। अगर टीचिंग का एग्जाम है तो यूपीएससी के क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, टीचर बनाने के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने चाहिए, पेडागोजी के क्वेश्चन आने चाहिए। तो इसका मतलब अगर वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टेस्ट वैलिड है, वैध है। तो ये एक गुण हुआ। दूसरा, रिलायबल होना चाहिए, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये मैं बहुत बार कहती हूँ, आपका वो दोस्त जो समय आने पे हमेशा काम आता है वो क्या है, आपके लिए रिलायबल है। आपके माता पिता क्या है, आपके लिए रिलायबल है, छोड़ नहीं पाएंगे ना। तो अगर हम बात करें रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी मतलब जितनी बार आप टेस्ट को चेक कर रहे हो सेम रिजल्ट्स हैं। एक चीज होती है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, यानी कितने भी लोगों से आप अलग अलग टेस्ट करा लो, मतलब चेक करा लो, सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिविटी है, टेस्ट में वस्तुनिष्ठता है। बोर्ड की कॉपीज आप दोबारा से रीचेकिंग के लिए भेज देते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको पता है वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट अगर है तो लगभग सेम रिजल्ट आना चाहिए, चाहे चेक कोई भी करे। तो ये वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये तीनों चीजें एटलीस्ट होनी चाहिए, तब एक टेस्ट को स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या मानकीकृत टेस्ट कहेंगे। भाई जो सीटेट का पेपर है वो वैध है, वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक टीचर की नॉलेज को चेक करने में जरूरी है। रिलायबिलिटी मतलब रिलायबल है, कितनी भी बार आप उसको टेस्ट करें रिजल्ट सेम आएगा जो आपकी शीट है। ऑब्जेक्टिविटी है, अगर वैसे तो ये ओएमआर बेस्ड है, अदरवाइज अगर 4 टीचर भी बोर्ड का पेपर चेक करते हैं तो क्या होता है, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है ना। अगर बच्चे को एक बार आपने पेपर हटा करके दोबारा भी दे दिया तब भी वो सेम अगर कर पा रहा है तो इसका मतलब टेस्ट रिलायबल है। तो खैर इस पे चर्चा और करेंगे सीसीई में। तो आंसर क्या हुआ कि ये मेन स्ट्रीम कल्चर को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई इसके इतने नंबर हैं तो ये अच्छा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, जबकि कोई टॉपर हो सकता है जीवन में अच्छा ना करे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी एकाधिक बुद्धिमानी या बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर को याद कीजिए,
8 प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत इन्होंने बताए हैं अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में। शुरुआत में 7 थे, फिर 1983 में जब ये बुक पब्लिश हुई थी उसके बाद बढ़ गए। तो पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंस कैन बी रैपिडली एक्सिलरेटेड, यानी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। देखो, आप समझ को तेजी से बढ़ा सकते हो, बुद्धि तेजी से बढ़ जाएगी ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है आपका या आईक्यू जो है वो लगभग फिक्स्ड ही रहता है, बहुत ज्यादा अंतर उसमें नहीं आता है ना, और एक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं आता। जनरेशंस का आईक्यू ऑन एन एवरेज बढ़ता है, वो भी डेकेड्स में, 10-10 साल में। इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स, यानी कई प्रकार की हो सकती है। नाम से ही पता लग रहा है बहुबुद्धि का सिद्धांत। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। सिर्फ वही इंटेलिजेंट नहीं है जो मैथ्स में अच्छे नंबर ला रहा है, वो भी इंटेलिजेंट है जो क्रिकेट अच्छा खेलता है, जो डांस अच्छा करता है, जो पेंटिंग अच्छी करता है, जो म्यूजिक अच्छा कंपोज करता है। तो यानी कई प्रकार हैं बुद्धि के। पेपर पेंसिल टेस्ट जो है वो हेल्पफुल नहीं होते, ये उन्होंने नहीं कहा। मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि पेपर पेंसिल टेस्ट के बारे में बात हो रही हो। इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी, ये सारी बातें एक तरफ। और जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो क्या है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। बाकी बातें भी सही हैं अगर देखा जाए, ये दोनों भी, ये बात उन्होंने कहीं ना कहीं कही है, लेकिन इसका मतलब क्या, मल्टीपल इंटेलिजेंस का तो सिंपल मतलब है बुद्धि कई प्रकार की होती है, और 8 प्रकार की बुद्धि एज पर एनसीईआरटी हम फॉलो करते हैं अभी। वैसे तो उन्होंने और भी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी है ये पेपर। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से जवाब दीजिएगा, इसमें आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे, है ना भाई। स्क्रीन यहां से क्लियर है, आप अपने एंड पे क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लीजिए तो एकदम क्लियर आप देख पाएंगे। ब्लर हो रहा है आज, पता नहीं बारिश की वजह से, शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम होगी। देखिएगा 59% लोग 2 ऑप्शन कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। तो पहले पूछा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग देखना है। गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग इसमें। नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या करता है, बच्चे की प्रोग्रेस को जांचता है कि कैसे सीखते हैं बच्चे, बच्चों की प्रगति पे ध्यान देता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। पहले फॉर ही लिखा है, ये मैं आपको बहुत बार कहती, अरे यार इतनी हिचकियां आ रही है तुम याद करो यहीं बैठ के। अच्छा हाँ, ये बात भी सही है, आंटी याद कर रही हैं चाय पे। देखिएगा एक बार, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ असेसमेंट फॉर लर्निंग, एक चीज है असेसमेंट 3 प्रकार के हम देखते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है ना, बढ़िया आएंगे रवि, 30 में से 30 आएंगे, टेंशन ना लो। तो अगर हम बात करें यहां तो नो चिल्ड्रंस प्रोग्रेस, यानी बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की प्रगति के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो सीखने के लिए मूल्यांकन करना है, उपलब्धि का स्तर देखना है तो सीखने का मूल्यांकन करना है ना। चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट लेवल जब हमें देखना होता है कितना अचीव कर लिया, तो हम ऐसे टेस्ट लेते हैं या ऑफ लर्निंग की बात करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपने गड़बड़ की है। 53% लोग बी कह रहे हैं। समझते हैं, नो लर्निंग नीड्स ऑफ चाइल्ड एंड सेलेक्ट टीचिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर लर्निंग की बात हो रही है पूरे सेंटेंस में, और हमको दोनों पूछे हैं। टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक टीचर सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, बहुत बढ़िया अनु, कैसे करे, अंशु याद कर रहे हैं, कह रही हैं, बताइए। दोनों की बात हुई है, और आप बी ऑप्शन सिर्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात हो रही है, मोर देन सफिशिएंट है। अक्षय टेंशन ना लो। देखिए थर्ड ऑप्शन है असेस चाइल्ड परफॉर्मेंस एट पेरियोडिक इंटरवल्स एंड सर्टिफाई हिज और हर परफॉर्मेंस, यानी आपको बच्चे की जो परफॉर्मेंस है उसको पेरियोडिक इंटरवल्स पे चेक करते रहना है। तो ये सिर्फ ऑफ लर्निंग की बात हो रही है जिसमें परफॉर्मेंस चेक हो रही है बस। मॉनिटर चिल्ड्रंस प्रोग्रेस एंड सेट एप्रोप्रिएट गोल्स टू फिल देयर लर्निंग गैप्स, ये भी फॉर लर्निंग की बात हो रही है कि बच्चे को मॉनिटर करो और फिर देखो कि क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ऑफ और फॉर की बात सिर्फ एक ऑप्शन में हो रही है कि बच्चों की प्रगति किसमें आती है, कैसे सीख रहे हैं, सीखने के लिए आकलन में, यानी फॉर लर्निंग में, के लिए आकलन। ठीक है ना, और उपलब्धि स्तर कहां आता है, सीखने का आकलन, कितना सीख लिया है उसकी उपलब्धि। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है, कि टीचर कैन यूटिलाइज बोथ असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो फॉर लर्निंग किसके लिए, बच्चे की प्रोग्रेस के लिए। यहां पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। देखिए एज का तो सिंपल है, एज का मतलब है सेल्फ असेसमेंट, यानी आप खुद का आकलन बच्चा खुद कर रहा है या फिर उसके पीयर्स कर रहे हैं, उसके साथी या सहपाठी कर रहे हैं। ठीक, तो एज का तो क्वेश्चन खत्म हो गया।
फॉर लर्निंग में क्या होता है, सीखने के लिए आंकने, यानी आप बच्चे की प्रोग्रेस या ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जब टीचिंग लर्निंग चल रही है जैसे आप अभी कर रहे हैं, तो आप पोल में जवाब दे रहे हैं, मैं समझा रही हूं, अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं उस पर फिर से इंप्रूवमेंट की बात कर रही हूं। तो प्रोग्रेस या फिर वो कैसे सीखते हैं, ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं। जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है ना, और आप पेपर देने जा रहे हैं फाइनल सीटेट का, तो वहां आपका अचीवमेंट लेवल चेक होता है, इतने % नंबर आए। अब वहां इंप्रूवमेंट का स्कोप बचा नहीं है ना, जो अचीवमेंट का लेवल है या कितना आपने अचीव कर लिया, परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग में आता है। ठीक है ना, जो फाइनल रिजल्ट कह लीजिए, जिसको हम एस्से टाइप ऑफ एग्जाम कहते हैं, सबमिटिव, जो हाफ ईयरली और ईयरली या बोर्ड एग्जाम्स हैं। वहीं फॉर लर्निंग किसका उदाहरण है, एफए का, फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन, जिसमें आपके FA1 हुए, FA2 हुए, या एक्टिविटीज हो रही है स्कूल में जिसमें ग्रेड मिलेगा। तो फॉर लर्निंग प्रोग्रेस से रिलेटेड है या ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगा, और ये एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे होगा और अचीवमेंट लेवल की बात होगी। तो पहले लिखा था फॉर लर्निंग, तो आपने देखा चिल्ड्रंस प्रोग्रेस कैसे सीख रहे हैं, ये फॉर लर्निंग का उदाहरण। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसके बाद लिखा है, तो अचीवमेंट लेवल असेसमेंट ऑफ लर्निंग के अंदर आएगा। जिसको पढ़ के समझ में नहीं आता वो ऐसा क्वेश्चन गलत करेगा ही करेगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सब में किसी एक की ही बात हो रही थी, मैंने आपको लिख के भी बता दिया कि किसमें किसकी बात हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, Which one of the following is not related to continuous and comprehensive evaluation? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। CCE